मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए वीक की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीक में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के काइंड्स के बारे में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जिसमें दो काइंड्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। याद होगा आप लोगों को शायद। फिर से एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूँ जिससे आपके दिमाग में रिफ़्रेश हो जाए वो सारी चीज़ें। हमने बताया था सिंपल सेंटेंस के बारे में कि इट हैज़ वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। बताया था ना, याद होगा। इट हैज़ वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। याद होगा शायद आप लोगों को कि फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है ना। एग्जाम्पल भी लिखाया था मैंने कि ही राइट्स अ लेटर। इसमें ही प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, लेटर नाउन है ना। और वर्ब एक ही है, राइट्स, और वो फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है कि राइट्स का V1 होता है राइट, बेस फॉर्म उसका क्या होता है राइट। और ये राइट्स में क्यों बदला? क्योंकि दो बातें हैं। सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए राइट से बदल गया है। तो ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदला है। और जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और इस सेंटेंस में चूंकि केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। एक बार फिर से आपके मेमोरी पर हमने ये चीज़ें डाल दी सिंपल सेंटेंस की। आइए, और फिर दूसरा हमने बताया था आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि इट हैज़ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। इट हैज़ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो अथवा दो से अधिक प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटिंग या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होते हैं। मैंने आपको क्लाउज भी बताया था कि क्लाउज क्या होता है। याद होगा आप लोगों को कि क्लाउज वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का खंड होता है। एक क्लाउज वाक्य हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक क्लाउज वाक्य नहीं हो सकता, लेकिन जब हम क्लाउज की बात कहते हैं तो ये हमेशा एक वाक्य खंड होता है। समझ रहे हो ना। और ऐसा वाक्य खंड जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, ऐसे वाक्य खंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउज। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो प्रिंसिपल क्लाउजेस होते हैं, और ये भी बताया था हमने कि प्रिंसिपल क्लाउज को हम कैसे पहचानेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग पहचानेंगे, उसके पहले या तो कोई कंजंक्शन नहीं होगा, या होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, है ना। प्रिंसिपल क्लाउज को कैसे पहचानेंगे हम? इसके पहले या तो कोई कंजंक्शन नहीं होगा, या होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। एग्जाम्पल भी याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था यू आर रिच बट आई एम पुअर। दिस सेंटेंस कंटेन्स टू क्लाउजेस। इस वाक्य में दो क्लाउजेस हैं, पहला यू आर रिच और दूसरा आई एम पुअर। अब देखो, यू आर रिच के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है। आई एम पुअर के पहले बट है और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये भी प्रिंसिपल क्लाउज हुआ। और इस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाउजेस हैं,
तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इतनी ही बात मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताई थी, जिसका सारांश, जिसका जस्ट, जिसका सब्सटेंस हमने अभी दोहरा दिया आप लोगों के पास। ठीक है, आइए आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस के बारे में, जिसका दूसरा नाम, मिक्स्ड सेंटेंस का दूसरा नाम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस के भी गुण होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी गुण होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले बहुत आराम से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा लिख लो इंग्लिश में, बहुत आराम से, नथिंग टू हरी, हड़बड़ाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डैश देकर लिखिएगा इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन। इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लाउज, वन ONE, प्रिंसिपल क्लाउज, PRINCIPAL। बहुत बच्चे PLE लिख देते हैं, वो नहीं, प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रधान होते हैं, है ना? और प्रिंसिपल, PRINCIPLE, इसका अर्थ होता है नीति। हम यहाँ प्रधान की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नीति की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैं कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, उच्चारण पर ध्यान देना। PRINCIPAL, इट इज़ प्रिंसिपल, और PRINCIPLE, इट इज़ प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लाउज, CLAUSE, and one or more than one, ONE, or more than, THAN, than one. Subordinating clause, sub, SUB hyphen ORDINATING, subordinating clause. It has one principal clause and one or more than one subordinating clause, है ना? SUB hyphen ORDINATING। फिर से एक बार दोहरा लो, परिभाषा एकदम सही रहनी चाहिए आपकी कॉपी में। कॉपी में सही लिखोगे, घर जाकर सही पढ़ोगे, है ना? It has one principal clause and one or more than one subordinating clause। ठीक है? हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक अथवा एक से ज़्यादा, एक अथवा एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउजेस होते हैं। एक अथवा एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउजेस होते हैं। ठीक है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक अथवा एक से ज़्यादा
सबऑर्डिनेटिंग क्लाउजेस होते हैं। अब पिछले दिन हम लोगों ने जाना था कि प्रिंसिपल क्लाउज को कैसे पहचानेंगे। आज अभी जानेंगे हम लोग कि हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को कैसे पहचानेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज पहचानने का तरीका क्या है कि इसके पहले या तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा या आएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान, इसके पहले निश्चित तौर पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, है ना। जैसे एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना। येट, एल्स, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। उसी तरह दैट, इफ, व्हेन, वेयर, हुज, हाउ एट्सेट्रा, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है, इसके पहले निश्चित तौर पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा मैंने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों बता दी। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं और ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, हमेशा मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कि ग्रामर रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है, कॉन्सेप्ट की चीज़ है। और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। हम लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं? बिकॉज आई नो दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज़ करेक्ट एंड आई कैन प्रूव इट। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उस सेंटेंस के बारे में, समझ रहे हैं ना। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर घबराहट नहीं होती, ना उसको लिखने में ना बोलने में। और यही कॉन्फिडेंस माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों में चाहता हूँ। जानो उसको पहले सही से, पहले डेफिनेशन जानो और फिर जो एग्जाम्पल आए उस एग्जाम्पल को उस डेफिनेशन पे जांचने की कोशिश करो, है ना। टेस्ट करो कि जो डेफिनेशन लिख रहा है उस पर ये खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। आइए अब एक सेंटेंस लिखते हैं। आई शैल हेल्प यू। आई शैल, SHALL, help you if you come here. I shall help you if you come here. अगर आप यहाँ आते हो, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। दिस इज द सिंपल हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हियर, ठीक है ना। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। दिस सेंटेंस अगेन कंटेन्स टू क्लॉजेस। इस सेंटेंस में फिर हम देखते हैं, जैसे ऊपर वाले कंपाउंड सेंटेंस में था, यहाँ भी दो क्लाउजेस हैं। पहला आई शैल हेल्प यू और दूसरा यू कम हेयर। ये दो क्लाउजेस हैं, दोनों अलग अलग अगर देखो तो दोनों ये इस पूरे वाक्य का एक हिस्सा है और दोनों में अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, तो दोनों क्लॉजेस हुए। अब देखो आई शैल हेल्प यू, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस क्लाउज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं रहता वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है। तो आई शैल हेल्प यू ये प्रिंसिपल क्लाउज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि प्रिंसिपल क्लाउज को कैसे पहचानेंगे? इसके पहले या तो कोई कंजंक्शन नहीं होगा या होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और हम देख रहे हैं कि इस क्लाउज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली ये प्रिंसिपल क्लाउज
है ना, कोई शक नहीं इसमें। अब आइए दूसरा क्लाउज है यू कम हेयर। यू कम हेयर, हम देख रहे हैं कि इसके पहले इफ़ आया है, और इफ़ है क्या, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी तुरंत मैंने बताया है कि दैट, इफ, वेयर, व्हेन, हुज, हाउ एट्सेट्रा, ये सब कैसे कंजंक्शंस हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और ये आया है इस क्लाउज के पहले, यू कम हेयर के पहले, तो निश्चित तौर पर ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। तो आई शैल हेल्प यू प्रिंसिपल क्लाउज है, यू कम हेयर सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, और इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब आइए परिभाषा देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक अथवा एक से अधिक सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लाउज है आई शैल हेल्प यू, और यू कम हियर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेटिंग, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा को पूरा कर रहा है। क्लियर। अब आइए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो। परिभाषा में ये है ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, लेकिन अब जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा लेकिन एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। I know that he is the man who killed his brother। ठीक है, who killed his brother। अब देखो इसमें तीन क्लाउजेस हैं, तीन क्लाउजेस हैं इसमें पहला क्लाउज है आई नो, दूसरा ही इज़ द मैन, और तीसरा किल्ड हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे आई नो के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। दूसरा ही इज़ द मैन, इसके पहले दैट है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया। और तीसरा किल्ड हिज ब्रदर, समझ रहे हैं ना, ये तीसरा क्लाउज है और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हु आया है। ठीक है ना, जो कि सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है और कंजंक्शन के रूप में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीन क्लाउजेस हैं। पहला आई नो, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज। ही इज़ द मैन, इसके पहले दैट, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। और his brother killed his brother, who killed his brother, ये तीसरा क्लाउज जिसके शुरुआत में क्या है, हु है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज हुए और दो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउजेज हो गए। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया।
इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा को बताया। अब आइए अंतिम, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस। लिख लीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स COMPOUND हाइफन कॉम्प्लेक्स COMPLEX और मिक्स्ड MIXED मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, आइए लिखते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। इट हैज़ at least at least LEAST two principal clauses TWO principal clauses. It has at least two principal clauses and at least one subordinating clause. At least one subordinating clause. ठीक है, फिर से दोहरा लो। It has at least two principal clauses and at least one subordinating clause. हिंदी लिख लो। इसमें कम से कम इसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउजेस और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। इसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउजेस और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है ना। या एक चीज़ और जोड़ लो, इसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउजेस और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। यानी ज़्यादा अधिकतम की कोई सीमा इसमें नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउजेस और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक है, परिभाषा लिख लिया आप लोगों ने। अब आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। लिखो एग्जाम्पल। फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। Father was reading newspaper, comma, mother was preparing, PREPARING, breakfast, BREAKFAST, breakfast. When I entered, ENTERED, when I entered। ठीक है, father was reading newspaper, mother was preparing breakfast, when I entered। अब देखो, इस सेंटेंस में तीन क्लाउजेस हैं। पहला, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। दूसरा, मदर वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। और तीसरा, आई एंटर्ड। ये तीन क्लाउजेस हैं। अब देखो, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, इसके पहले कोई कंजंक्शन है? कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज।
मदर वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, दूसरा क्लाउज, इसके पहले भी कोई कंजंक्शन नहीं, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज। आई एंटर्ड, तीसरा क्लाउज, इसके पहले व्हेन, और व्हेन कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लाउज। मदर वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज। और आई एंटर्ड, चूँकि इसके पहले व्हेन आया है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। अब देखो इस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाउजेज हैं और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये ना हुआ सिंपल, ना कंपाउंड, ना कॉम्प्लेक्स, बल्कि मिक्स्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी सेंटेंस के काइंड्स के बारे में समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे कुछ और अच्छी चीज़ आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।